लिए दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको वो लेनी पड़ेगी। असाइनमेंट्स का तरीका इस तरह से मैंने रखा है बेटा कि जो असाइनमेंट आप मंडे को परफॉर्म करोगे वो है चैप्टर नंबर 1 का। अपने पास लिख ले कहीं कि आपके पास जो असाइनमेंट नंबर 1 है, आपके पास जो असाइनमेंट नंबर 1 है ये आएगा चैप्टर नंबर 1 से, पूरा चैप्टर नंबर 1। तो मंडे को आपको किसकी तैयारी करके बैठना है टेस्ट देने के लिए? चैप्टर नंबर 1 की तैयारी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 सवाल है आपके पास 2-2 नंबर के। इसमें 4 सवाल होंगे आपके पास 2-2 नंबर के। जैसे ही क्लास का टाइम शुरू होगा आपको ग्रुप पर पेपर भेज दिया जाएगा। उस पेपर को आप अपने सामने रखेंगे या मोबाइल को अपने सामने रखेंगे, कॉपी में उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इस लाइन खींचियो, सवाल उतरा हो नहीं उतरा हो, ब्लू से लिखूं, ग्रीन से लिखूं, पर्पल से लिखूं, बेकार सवाल मुझसे करने की जरूरत नहीं है। मुझे आंसर्स चाहिए। पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, इनविजिबल पेन से लिखो, बस मुझे नजर आना चाहिए, ठीक है। मार्जिन हो ना हो, क्वेश्चन उतरा हुआ हो ना हो, आंसर्स शुड बी रिटन इन अ वे दैट आई कैन रीड इट। सही है, मैं अपनी इन आंखों से उनको पढ़ सकूं, मुझे कोई स्पेशल जो है गैजेट ना यूज करना पड़े पढ़ने के लिए, बस ये एक शर्त है। बाकी जो है वो काम होना चाहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेंसिल से लिखा है या पेन से लिखा, ठीक है। उसको आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर लेने के बाद मुझे सेंड करेंगे पर्सनली मेरे नंबर पे, ठीक है। ये काम 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको 12:30 तक जो आपकी दूसरी क्लास हो रही है ना उस तक का पूरा टाइम दे देती हूँ कि वो क्लास खत्म करने के बाद आप मुझे सेंड कर दें। लेकिन ऐसा ना हो शाम के 5 बजे आंसर आ रहा है, रात के 4 बजे आंसर आ रहा है, ये काम नहीं होने चाहिए। क्लास टाइमिंग पर टेस्ट देने का मतलब है आपने क्लास टाइमिंग में जो आपको क्लास का टाइम है, मैं क्लास नहीं लूंगी, उस टाइम पर आपको सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मंडे को ये काम आपने किया, उसको जो है वो सॉल्व किया, पिक्चर्स ली और उनको पर्सनली अपने नाम और क्लास के साथ सेंड कर दिया। मुझे भी ये या सेकेंड ईयर में ये, क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं है तो इस वजह से प्लीज ये काम मैं सेकेंड ईयर में भी कर रही हूँ। तो जब आप मुझे भेजें तो क्लास और नाम ये 2 चीजें पहले भेजें, फिर उसके बाद पिक्चर्स भेजें, ताकि मुझे एटलीस्ट पता हो कि कौन ये भेज रहा है, क्योंकि ये असाइनमेंट्स ग्रेडेड हैं, इनके मार्क्स आपके टेस्ट में शामिल होंगे, ठीक है। सेकेंड असाइनमेंट आपका जो होगा असाइनमेंट नंबर 2, ये मैंने दिया है बेटा चैप्टर नंबर 2 से, ये है प्रोटीन से पहले पहले तक का, ठीक है। प्रोटीन वाला जो टॉपिक है ना उससे पहले पहले तक का जो आपके पास जितना भी पार्ट आपने पढ़ा है, जिसमें वाटर है, जिसमें कार्बन है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ द सेल हैं, लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल हैं, ये सारा का सारा पार्ट आएगा आपके टेस्ट नंबर 2 में। इसमें आपके पास होंगे 3 क्वेश्चन बेटा। इस वाले टेस्ट में मैंने दिए हैं आपको 3 सवाल 2-2 नंबर के, तो ये हो गया 6 मार्क्स का टेस्ट, ठीक है। पहला टेस्ट जो मंडे को होगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 से 4 सवाल दूंगी, यानी कि 8 नंबर का ये टेस्ट हो गया। फिर जो ट्यूसडे को टेस्ट होगा असाइनमेंट नंबर 2, ये मैं दूंगी चैप्टर नंबर 2 से कहां तक, प्रोटीन से पहले पहले तक। यहाँ मैं लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन, यानी कि अभी बायोमोलिक्यूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो इंट्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट आपने पढ़ा है, वाटर, कार्बन वगैरह, उन सब से आपके पास आएगा सेकंड असाइनमेंट। उसके बाद आता है थर्ड असाइनमेंट जो वेडनेसडे को होगा, असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 आएगा चैप्टर नंबर 2 से, और ये होगा पूरा प्रोटीन वाला टॉपिक। प्रोटीन का पूरा टॉपिक जो है वो इस वाले टेस्ट में आएगा, और इसके अंदर भी मौजूद होंगे आपके पास 3 सवाल। इसके अंदर भी आपके पास कितने सवाल होंगे, 3 सवाल होंगे, 6 नंबर ये हो गए। तो भाई 8 नंबर ये, 6 नंबर ये, 6 नंबर ये, 6 और 6 हो गए 12, और उसमें 8 प्लस के 20। तो आपकी जो मंथली रिपोर्ट बनेगी बायो की
उसमें एमसीक्यू वाले टेस्ट के साथ साथ ये 20 मार्क्स भी प्लस होंगे। चेक कैसे करूंगी? 3 दिन आप मुझे ये पिक्चर्स लेकर भेज देंगे मेरे नंबर पे, रोजाना अपना नाम लिखना है, रोजाना क्लास लिखनी है, तीनों असाइनमेंट्स के साथ। फिर मैं ये करूंगी कि आपको मैं वॉइस मैसेज पर या राइट करके व्हाट्सएप पर आपकी अगर कोई गलती होगी तो वो बता दूंगी, अगर आपका कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा तो वो बता दूंगी, और आपके जो मार्क्स होंगे वो भी आपको मैं मैसेज के ऊपर ही लिखकर भेज दूंगी। लेकिन बेटा याद रहे, व्हाट्सएप झूठ नहीं बोलता टाइम के मामले में, इसलिए टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप मुझे दोपहर के 2 बजे भेजते हैं या शाम के 4 बजे भेजते हैं तो लिटरली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। मैं जब चेक करूंगी तो वहां पर आपका टाइम भी मेंशन करूंगी कि किस टाइम पर किस बच्चे ने मुझे आंसर्स भेजे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेडेड असाइनमेंट वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक हमारी कोई क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट वीक तीनों दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपके पास ये 3 असाइनमेंट्स होंगे जिनको आप क्लास के टाइमिंग्स में सॉल्व करेंगे, मुझे सेंड करेंगे। फिर जब उसके नेक्स्ट वीक हम क्लासेस लेंगे तो उस वक्त मैं आपको ग्रेड भी करके बता दूंगी कि आप सबके मार्क्स कितने हैं, कैसा आपका टेस्ट था और क्या चीजें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी उमैर पूछिए। मिस, ये जो आपने क्वेश्चन बताया, आप शॉर्ट क्वेश्चन देंगी या लॉन्ग क्वेश्चन भी देंगी? बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, सही है। तीनों टेस्ट के अंदर जितने भी सवाल आएंगे वो सारे 2-2 नंबर के होंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन का मतलब है कि या तो मैं उसमें ये पूछ लूंगी कि ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है, हाउ या वाई पूछ लूंगी, तो उसका आंसर होगा ज्यादा से ज्यादा आप 4 से 5 लाइन का आंसर लिखेंगे जिसमें आप वो बात एक्सप्लेन कर देंगे। अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप जो है वो इस चीज पर नोट लिख दें, तो नोट का मतलब क्या होगा, आप 4 से 5 पॉइंट्स उसके बारे में लिखें, कोई छोटी मोटी डायग्राम है तो वो बना दें, या कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर है तो वो बना दें। मतलब लिए दिए बात करनी है, ऐसा नहीं है कि नोट्स भरने हैं या बहुत लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 6 लाइन से छोटा नहीं होना चाहिए, 5 से 6 लाइन इनफ है, बट इट डिपेंड्स कि आपने मेन पॉइंट जो है जो पूछा गया है वो एक्सप्लेन किया है या नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, और कोई? जी अबिहा पूछिए बेटा। मिस, मैं आपसे कह रही थी कि हमें नोटबुक में करना है या हम लोग लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं? आप बेटा जहां चाहें कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर सेंड करना है। अब आप चाहें तो आप लैपटॉप पे लिखकर उसकी पिक्चर लेकर मुझे भेज दें, या उस पूरी फाइल को आप व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें, या आप लिखकर उसका जो है वो पिक्चर लेकर मुझे भेज दें। इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू लाइक टू डू, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन है ग्रेडेड असाइनमेंट से रिलेटेड? ठीक है, यानी कि सबको समझ में आ गया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब मैंने आज तो बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दे दी है, मैं कल और परसों भी जो बच्चे अभी क्लास में नहीं हैं या जिनका इंटरनेट अभी सही नहीं चल रहा होगा या जिनको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो मैं कल और परसों की क्लासेस भी जब स्टार्ट करूंगी तो इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। बस अपने पास कोर्स आउटलाइन याद रखिएगा कि मंडे को असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 1, उसके बाद ट्यूसडे को जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसमें हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 2 अप टू द टॉपिक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन इंक्लूडेड नहीं है, उससे पहले पहले तक का सारा पार्ट इंक्लूडेड है। यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, एंड देन द थर्ड डे जो आपका थर्ड असाइनमेंट है वो होगा प्रोटीन के टॉपिक पे बेस करेगा। मैंने कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, 3 लगातार दिन आपको टेस्ट देने, तो मैंने कहा टॉपिक कम हो ताकि आप लिखने में आपको आसानी हो, याद करने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि बहुत रट्टा लगाना पड़े, तो वो मैं भी नहीं चाहती, सही है ना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। हम बात कर रहे थे लिपिड्स के बारे में, द टॉपिक वाज लिपिड एंड वी वर गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग एल्स। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हम थे इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड के ऊपर, वी वर डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, के लिपिड्स जो हैं उनकी हमें नेचुरली क्या सोर्सेज मिलती हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। देयर इज चीज़, देयर इज मिल्क, देयर इज वेजिटेबल ऑयल्स एंड फ्राइड फूड्स, एवरीथिंग इज रिच इन लिपिड्स, क्योंकि लिपिड वो चीज़ है जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं है। तो इससे हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाता है
कि पानी में अगर कोई चीज़ सोल्यूबल नहीं है तो वो यकीनन तेल या घी या इस तरह की कोई चिकनाई से रिलेटेड चीज़ होगी। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, लिपिड जो है वो यही तमाम चीज़ें हैं जो हम खाने पीने में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की बेटा डिफरेंट क्लासेस हैं। अच्छा, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर मोनोमर होता था और उसी मोनोमर को हम आगे कैरी करते हुए चल रहे होते थे एंड वी वर गोइंग थ्रू द क्लासिफिकेशंस। बट इन दिस केस जब हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड इज अ वास्ट क्लास, एक बहुत डाइवर्स क्लास है। मतलब लिपिड में इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर मैं आपके सामने दो लिपिड्स रख दूं तो आप पहचान नहीं सकते कि ये दोनों एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं या ये दोनों एक ही तरह के बायोमॉलिक्यूल हैं। इनके स्ट्रक्चर में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने वर्सेटाइल हैं, ठीक है। तो ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी, ड्यू टू देयर वर्सेटैलिटी हम चीजों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वक्त आपके पास तमाम जानदार जो है वो लिविंग कहलाते हैं और तमाम जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, तो क्या हमारे लिए इतना आसान होता उनको पढ़ना? हमें यही नहीं पता होता कि भाई 4 पैरों वाला जानवर कौन सा है, पानी में तैरने वाला जानवर कौन सा है, किसके पास बैकबोन है, किसके पास नहीं है, कौन बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा एनिमल ऐसा है जिसको हम अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर जब हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया तभी हम उनको पढ़ सके, ठीक है। आज आप मास्टर्स करने जाते हैं इंटर के बाद तो आपको बायो के अंदर ही बेइंतहा फील्ड्स मिलती हैं। फिजियोलॉजी अलग है, बायोटेक्नोलॉजी अलग है, बायोकेमिस्ट्री अलग है, माइक्रोबायोलॉजी अलग है। व्हाई? इन ऑर्डर टू स्टडी देम परफेक्टली। अगर हम बायो नाम का एक मास्टर्स निकाल दें कि भाई बायोलॉजी में मास्टर्स हो रहा है तो मैं मान ही नहीं सकती कि 4 साल में आप बायोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है, इट्स अ डाइवर्स फील्ड। तो whenever we have a diverse thing we make components, we make partitions from it, ठीक है। हमारी अलमारी में बेइंतहा कपड़े हैं, सारे के सारे ठुसे हुए, तो कहीं जाने के लिए खड़े होंगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या पहने, तो हम क्या करते हैं, पार्टीशंस कर देते हैं। जाने के कपड़े अलग हैं, घर के कपड़े अलग हैं, ठीक है, शादियों में जाने के कपड़े अलग हैं, दोपहर में दावतों में जाने के कपड़े अलग हैं, सही है। और क्या कहते हैं, प्रोफेशनल अगर कोई मीटिंग है तो उसमें जाने के कपड़े अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ कमांड ऑन इट, ठीक है। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग है कि हमने लिपिड्स की क्लास क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इसलिए हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो वी हैव 4 ग्रुप्स इन दिस क्लास। नंबर 1 इज एसाइल ग्लिसरॉल्स that are commonly known as fats and oils. बाज दफा पेपर में ना क्वेश्चन दे देते हैं कि राइट अ नोट ऑन फैट्स एंड ऑयल्स। अब बच्चा बोलेगा फैट्स एंड ऑयल्स क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो भाई ये सेकंड नेम है असाइल ग्लिसरॉल्स का। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेन चीज के हिसाब से क्वेश्चन किया जाए, बाज दफा कॉमन नेम से भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो असाइल ग्लिसरॉल्स हो गए या फैट्स एंड ऑयल्स हो गए, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड्स। सेकेंड इज नोन एज वैक्सेस। वैक्सेस का नाम आपने बहुत क्लियरली सुना हुआ भी होगा। वैक्सेस का जो मटेरियल इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल वही मटेरियल होता है, नेचुरली अकरिंग होता है। ये आप लैब में नहीं बना रहे, ये आप कंपनीज के अंदर नहीं बना रहे वैक्स, ये वो वैक्स है जो कि नेचुरली पाया जाता है दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड्स और उसके आखिरी जो क्लास है वो है टर्पिनॉइड्स। तो अब हम इन सबको इंडिविजुअली पढ़ लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, नीचे आप लोगों को जरा बताने के लिए मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसके ऊपर लिखा है फैटी एसिड्स। जब आप लोग लिपिड स्टार्ट कर रहे थे मेरे साथ लास्ट क्लास में तो मैंने आपसे कहा था बेटा द मोनोमर ऑफ लिपिड इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। दोबारा से बता रही हूँ, लिपिड की जो क्लास है उसका मोनोमर कहलाता है फैटी एसिड। अब ये एक मोनोमर है जो इस वक्त आपके सामने बना हुआ है, कैसा लग रहा है? मजेदार लग रहा होगा, प्यारा प्यारा सा, ठीक है ना। तो अब इसको बनाने बैठोगे तो सोच लो क्या होगा, ठीक है। तो फैटी एसिड इतना है तो सोचो जब लिपिड बनेंगे इस फैटी एसिड से मिलकर तो वो कितने होंगे। तो भाई इनका भी यही जो है वो चक्कर है कि इनके स्ट्रक्चर्स इतने मुश्किल हैं कि अगर हमने उनको इस लेवल पर आपको बनवाया तो आप पूरे साल में एक ही टॉपिक पूरा करेंगे। तो इस वजह से स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, लेकिन वो आपको ना बनाने हैं ना वो आपके कोर्स में है, ठीक है। लिपिड्स हमें सिर्फ पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं,
क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर्स बहुत मुश्किल हैं, बहुत डाइवर्स है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम 2 नंबर के क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएं। सही है, तो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको पता हो कि ये चारों ऊपर जो क्लासेस आपने पढ़ी हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दीज फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ। द क्लास इज known as acyl glycerols. Let's discuss what are acyl glycerols. They are formed, ये बनते हैं from one glycerol. एक मॉलिक्यूल होता है जो लिपिड के अंदर इस्तेमाल होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है ये मिलता है किससे? 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड से मिलता है। ठीक है, तो क्या बनता है? एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, जब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड से मिलता है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। आगे लिखा है दैट आर वेरी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिया का वर्ड सुना है आपने कभी? फोबिया, फोबिया कहते हैं डर को। ठीक है, लोगों से बोलते हैं यार मुझे वाटर फोबिया है, मुझे पानी से डर लगता है। कोई बोलता है मुझे हाइट का फोबिया है, यार मुझे हाइट से डर लगता है। ये देखो इसको किससे डर लगता है? हाइड्रो। हाइड्रो किसको कहते हैं? हाइड्रो कहते हैं पानी को। इनको पानी से डर लगता है, इनको पानी से डर लगता है। तो भाई ये वाटर इनसोल्यूबल है, पढ़ा हुआ है ना अभी। ये तो बात हमें समझ में आ गई, लिपिड की डेफिनेशन में ये बात पढ़ ली कि दे आर वाटर इनसोल्यूबल। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि वो स्ट्रक्चर ही क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, पानी से नफरत करने वाला। वाटर हेटिंग कहीं लिख लें, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। तो इस मॉलिक्यूल की, जिसको अभी हमने पढ़ा एसाइल ग्लिसरॉल, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है हाइड्रोफोबिक। ये पानी से नफरत करता है, उससे डरता है, उसके करीब नहीं जाता। क्लियर? आगे लिखा है ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, दिस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड लगे हैं ना, तो इसलिए हम इसके पीछे ट्राई भी लगा सकते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड। एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनता है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से, और इस स्ट्रक्चर को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, या हम इसको ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जो दुनिया भर में फॉलो की जाती है वो शॉर्ट फॉर्म है TAG, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे लिखा है दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों तरीके के, ये जो क्लास है एसाइल ग्लिसरॉल, ये जो है वो प्लांट के अंदर भी नेचुरली अकर करती है, पाई जाती है, और एनिमल्स के अंदर भी नेचुरली पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्योंकि आपको पता है लिपिड आपकी बॉडी में जो स्टोर होता है किस लिए होता है? एनर्जी प्रोविजन के लिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी के लिए हो रहे थे, लिपिड भी एनर्जी के लिए होता है। अभी आगे हम एनर्जी की बात करेंगे। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर योर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आपकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके लिए एनर्जी ग्लिसरॉल्स का काम है। आगे क्या लिखा है? एन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस एसाइल ग्लिसरॉल कंटेन्स ट्वाइस द एनर्जी कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और एसाइल ग्लिसरॉल की 2 इक्वल अमाउंट्स ले लें, ठीक है, इस हाथ में मेरे 2 ग्राम एसाइल ग्लिसरॉल है, इस हाथ में मेरे 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, दोनों से एनर्जी निकाली, तो जो एसाइल ग्लिसरॉल है उसकी एनर्जी ट्वाइस होगी, डबल होगी। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो योर एनर्जी रिजर्वॉयर, बट द मोर एनर्जी इज यील्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल, या फिर आप लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर कार्बोहाइड्रेट इतना जरूरी क्यों है भाई? इस वजह से क्योंकि मैंने पहले भी कहा था दिमाग कहता है कुछ भी करो मुझे ग्लूकोज चाहिए। तुम कुछ ना खाओ, रोजे रखो, भूखे रहो, आई डोंट केयर, मुझे ग्लूकोज चाहिए। तो पूरी बॉडी ग्लूकोज पे फीड करती है, आपकी ब्रेन भी करता है। लेकिन जब कभी ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो फिर लिपिड्स हाइड्रोलाइज होकर आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं, लेकिन आपका ब्रेन उस वक्त भी क्या मांग रहा होता है? ग्लूकोज मांग रहा होता है। तो ग्लूकोज इज द फ्यूल फॉर योर ब्रेन। क्लियर है? अच्छा,
आगे क्या लिखा है, एन एवरेज पर्सन, अगर हम एक इंसान को नॉर्मल वेट और नॉर्मल हाइट का जो इंसान हो उसको लें, तो एक इंसान के जिस्म में कम से कम 16 किलोग्राम चर्बी होती है, लिपिड होता है, ठीक है। अगर हम किसी एक इंसान को जो एवरेज हाइट और एवरेज वेट का हो उसको कंसिडर करें, तो एक बंदे के जिस्म में जो चर्बी की अमाउंट है, जो लिपिड की अमाउंट है, दैट इज 16 kg, ठीक है। अब ये बताया हुआ है कि अगर इस 16 kg को हाइड्रोलाइज किया जाए तो इससे कितनी एनर्जी निकल सकती है, 144,000 किलो कैल्स ऑफ एनर्जी। भाई ये कहीं बम धमाका करने के लिए काफी है, ये इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी इतनी निकल नहीं पाती पूरी, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ हद तक लिपिड पे फीड करती है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब ग्लूकोज बाकी बॉडी से खत्म हो जाता है, तो जैसे ही ग्लूकोज बॉडी से खत्म होता है आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है, बंदा मर जाता है। अब जो चर्बी बची है वो किसी काम की नहीं है, अब उससे एनर्जी नहीं बन सकती, सही है। अगर इससे एनर्जी बनाई जाए, ये बताया गया है यहाँ पर कि अगर इस पूरी अमाउंट से एनर्जी बनाई जाए तो कितनी एनर्जी बन सकती है, 144,000 किलो कैल। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहीं बम धमाका किया जा सकता है इस एनर्जी से, इतनी ज्यादा अमाउंट है ये एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ओवरव्यू था असाइल ग्लिसरॉल का। अब असाइल ग्लिसरॉल जो है आपके पास बेटा, वो किसी एक टाइप के नहीं है, बल्कि वो दो टाइप्स के हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल। यहाँ मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए कि असाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता कैसा है। पहले लिखा है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। पहली टाइप का नाम है सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। ये कौन है भाई, दे आर कॉमनली नोन एज फैट्स। ये क्या कहलाते हैं, ये फैट्स कहलाते हैं। फैट्स मतलब जैसे हमारे जिस्म में चर्बी है, ठीक है, व्हाइट कलर की पूरी लेयर है जो बॉडी में एक्यूमुलेटेड है, सही है, तो वो है फैट, ठीक है। घी हो गया, घी, घर में दो चीजें इस्तेमाल होती है ना, तेल अलग होता है, घी अलग होता है। घी को जब आप बॉटल में रखते हैं तो वो जम सा जाता है, सही है। और जैसे हम कभी कोकोनट ऑयल खरीदते हैं, सही है, तो जब सर्दी होती है तो वो कैसा हो जाता है, वो जमा जमा सा हो जाता है, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है ना। और गर्मी होती है तो तेल की तरह नजर आ रहा होता है। तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल्स कौन से हैं, दे आर कॉमनली नोन एज फैट्स। दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। जब ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है तो ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब है कि आप इनको उठाएंगे तो एक सॉलिड सी फॉर्म में नजर आएंगे, बिल्कुल लिक्विड नहीं होंगे। तो ये घी की बात हो रही है, ये चर्बी की बात हो रही है, जितनी भी चीजें चिकनाई से रिलेटेड आपको सॉलिड फॉर्म में नजर आती हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। देयर स्ट्रक्चर डज नॉट पजेस डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। क्यों है इनमें सॉलिडिटी, क्यों ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, उसका रीजन ये है कि इनके स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसका रीजन ये है कि इनके स्ट्रक्चर में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे ओनली हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? तीन बातें बताई हैं मैंने तुम्हें। पहली बात, फैट्स कहलाते हैं। दूसरी बात, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। तीसरी बात, इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। चौथी बात देखो, दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स। इनका ज्यादातर ताल्लुक जानवरों से है, एनिमल्स से है, ठीक है। एग्जाम्पल दी हुई है एक तुम्हें लिपिड की, जो कि चर्बी तुमने देखी होगी, बीफ और मटन के गोश्त में जो हमें चर्बी की लेयर नजर आ रही होती है, नाम है इसका स्टेरिन। स्टेरिन का फॉर्मूला होता है C57। देख लो जरा कितने कार्बन एटम है, C57H110, 110 हाइड्रोजन है, 57 कार्बन है, 110 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन देखो जरा कितने, 6। तो हो गई वाली बात पूरी जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत लो होगा, इनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत लो होगा। तो वो बात यहाँ पर हो जाती है पूरी, ठीक है। कहाँ पाया जाता है स्टेरिन, बीफ एंड मटन में प्रेजेंट होता है ये। बीफ एंड मटन में जो आपको एक लेयर नजर आ रही होती है चर्बी की, ठीक है, जिसको जो है क्या कहते हैं, कुर्बानी के टाइम पर आप बड़े इजीली ऑब्जर्व भी करते होंगे, या सबने मेरे ख्याल में गोश्त खाते हुए देखा होगा। तो ये जो आपके पास लिपिड है दैट इज कॉल्ड स्टेरिन, और ये एग्जांपल है किसकी, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल की। नीचे आ जाइए स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सारे कार्बन लाइन से लगे हुए सेंटर में, किसी के भी दरमियान डबल बॉन्ड नजर आ रहा है,
किसी के भी दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त आपके सामने बना हुआ है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अब अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पढ़ेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर हम पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल अगर हम पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे किसका, सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल का। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, दे आर कॉमनली नोन एज ऑयल्स। वो क्या कहलाते थे, फैट्स। ये क्या कहलाते हैं, ऑयल्स। क्यों, बिकॉज दे आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। ये ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, दे आर लिक्विड। ये लिक्विड होते हैं, लिक्विडिफाइड होते हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि ये पानी की तरह होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। अब इसका मतलब ये नहीं पूरे स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भरे हुए, नहीं, एक या दो डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होने से इनकी पूरी जिसे कहते हैं केमिस्ट्री बदल जाती है। ये अब सैचुरेटेड के बजाय अनसैचुरेटेड कहलाएंगे, ये अब सॉलिड के बजाय लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास इनके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है, एक और डिफरेंस आ रहा है, दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, ये जो है वो प्लांट्स के दरमियान, प्लांट्स के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। वो वाले किसके अंदर पाए जा रहे थे, एनिमल्स के अंदर, ये वाले किसके अंदर पाए जा रहे हैं, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लिनोलिन। ज्यादातर फॉर्मूला इसका सेम ही है तो मैंने इसलिए इसको चूज किया था। लिनोलिन आपके पास है C57H104O6। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि C और H काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन काफी कम है। कहाँ पाया जाता है भाई, कॉटन सीड जो होता है, कॉटन का जो सीड होता है उसके अंदर पाया जाता है, लिनोलिक एसिड पाया जाता है। लिनोलिक एसिड के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है लिपिड का, जिसका नाम होता है C57H104O6। इट इज कॉल्ड लिनोलिन। नीचे स्ट्रक्चर में देखिए बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जो पीछे बना हुआ था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अब आपको एक डबल बॉन्ड भी नजर आ गया ना, तो बस आप समझ जाए कि अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब इसका सैचुरेटेड से कोई ताल्लुक नहीं। एक या दो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा, तो ये आपने पहली क्लास पढ़ ली जिसका नाम था एसाइल ग्लिसरॉल। इस क्लास से काफी क्वेश्चन आते हैं, या तो नोट लिखने के लिए आ जाता है तो उसमें आपको दोनों टाइप्स और उनके बारे में सब कुछ बताना होगा, या फिर आपके पास डिफरेंसेस लिखने के लिए आ जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफरेंसेस मेरे ख्याल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली मैंने डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। बीच में एक लाइन डालेंगे, एक तरफ हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड, दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में लिखेंगे दे आर कॉमनली नोन एज फैट्स, वहां लिख देंगे वो कहलाते हैं ऑयल्स। यहाँ लिख देंगे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वहां लिख देंगे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ लिख देंगे ओनली सिंगल बॉन्ड, बराबर में लिख देंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर इधर लिख देंगे दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स, यहाँ लिख देंगे मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। एक जगह एग्जांपल लिख दोगे स्टेरिन की, दूसरी जगह लिख दोगे लिनोलिन की। 5 डिफरेंसेस मैंने तुम्हें अभी अभी बैठे बैठे बता दी। ठीक है, समझ आ गया। मैंने इसीलिए इन दोनों को लिखा ही इस फॉर्म में है कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, आपकी अपनी विल है, आप आज जो है वो क्लास ओवर होने के बाद जब पढ़ने बैठे तो अपनी कॉपी में खुद से एक लाइन डालकर इन दोनों के डिफरेंसेस लिख लीजिएगा, ताकि आपकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो प्रेजेंटेशन में सारी ही चीजें काफी क्लियर हैं, तो आप इसी से जो है वो समझ लेंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, नेक्स्ट क्लास असाइल ग्लिसरॉल के बाद कहलाती है वैक्सेस। वैक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा है कि अगर किसी जगह पे वैक्स या क्रीम लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया जाए और उसमें पानी डाला जाए तो पानी उसको पार नहीं कर पाता। सही है ना, वाटर जो है वो वैक्स या फिर कोई क्रीम लाइक स्ट्रक्चर अगर हम अपनी स्किन पे लगा लें, उसके ऊपर पानी डालें तो पानी उस हिस्से को क्रॉस नहीं कर पाता। सही है, तो ये एक नेचर हमें पहले से भी पता है वैक्स की होती है। तो अब हम वैक्स की जरा नेचर पढ़ लेते हैं। दे आर वन ऑफ द सिंपल लिपिड्स। इनका स्ट्रक्चर फिर भी और लिपिड्स के मुकाबले में थोड़ा सा सिंपल होता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल लिया फैटी एसिड का,
इसको कंडेंस किया, ज्वाइन किया, इट इज कंडेंस्ड बाय ईस्टर बॉन्ड, बीच में लगा हुआ है ईस्टर बॉन्ड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल। इधर है वन फैटी एसिड, इधर है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के मॉलिक्यूल की लंबी चेन, और इधर है फैटी एसिड। इन दोनों को मिलाया गया है किस बॉन्ड के थ्रू? ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे जरा डायग्राम में जल्दी से देख लो, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ना, बीच में ओ है, इस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर ये फैटी एसिड की एक चेन है, ये फैटी एसिड की एक चेन है पूरी की पूरी, जो जुड़ी हुई है किससे? अल्कोहल की चेन से। ये जो चेन है आपके पास आगे वाली, ये कौन सी चेन है? ये है अल्कोहल की चेन। तो एक फैटी एसिड की चेन एक अल्कोहल की चेन से मिली हुई है बाय एन ईस्टर बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर कहलाता है वैक्स का। अब वैक्स भी बेटा हजारों तरीके के होते हैं, तो इस वजह से ये नहीं कि आप इसी स्ट्रक्चर को समझे कि बस यही वैक्स है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने वैक्स का आपको बताया है। अब देखें, आप देखें जरा इस डायग्राम में आखिर में एटसेट्रा लिखा हुआ है। एटसेट्रा का मतलब है अब यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, जैसा वैक्स होगा वैसा वैसा जो है वो कंपोनेंट यहाँ पर अटैच हुआ होगा, ठीक है। तो एटसेट्रा का वर्ड इसीलिए लगा है, जैसे हम अमाइनो एसिड में आर का वर्ड लगाते थे ना, कि भाई अब जो है वो आराम से अपने हिसाब से स्ट्रक्चर आप लगा लो जो भी अमाइनो एसिड है, इसी तरह यहाँ एटसेट्रा लगा हुआ है कि जैसा वैक्स है वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा लो, ठीक है। बस आपने मेन स्ट्रक्चर याद रखना है कि एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, आगे एक अल्कोहल की लंबी चेन है, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिले हुए ईस्टर बॉन्ड से, ठीक है। आगे क्या लिखा है? दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कोट। ये वैक्स कहाँ मौजूद होता है? ये वैक्स जो है वो कहाँ मौजूद होता है? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, कोट बनाता है। किसके ऊपर? स्टेम्स के ऊपर नजर आता है, हमें लीव्स के ऊपर नजर आता है, हमारी अपनी स्किन के ऊपर नजर आता है, एनिमल की जो आउटर कवरिंग्स होती हैं उनके ऊपर नजर आता है, फर के ऊपर वैक्स मौजूद होता है, फेदर्स के ऊपर वैक्स मौजूद होता है। स्किन के ऊपर अपनी सोच लें आप, ठीक है। आपकी जो स्किन है यूजुअली जब पसीना वगैरह आ रहा होता है, गर्मी होती है, तो ये स्किन चिकनी होती है। इसको आप ऐसे करके जब जो है रब करेंगे तो आपके हाथ में चिकना सा मटेरियल आता है। आपकी स्किन यहाँ से आप सुबह उठ के अपनी स्किन पे हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है तेल आया हुआ है मुंह पे भाई। तो ये जो नेचुरली अक्रिंग ऑयल है आपकी स्किन का, ये वैक्स है, ठीक है। इट इज अ वैक्स। तमाम एनिमल्स की स्किन आपको दूर से शाइनी सी अपेयर हो रही होती है, वो शाइनी अपेयरेंस वैक्स की वजह से होती है। जो पत्ते होते हैं, पत्ते दूर से शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं पत्तों के ऊपर, और उनके जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं, मैं ब्राउन वाले तने की बात नहीं कर रही, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है छोटी सी, जो वैक्सी लेयर कहलाती है। ये लेयर क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वैक्स पानी को पास नहीं होने देता, हमारी बॉडी का पानी ज्यादा बाहर ना जाए। वैसे पसीना आ रहा है ना, बाहर जा रहा है, लेकिन अगर ये वैक्स नहीं होगा ना तो इससे भी ज्यादा पसीना आएगा, इससे भी ज्यादा पानी बाहर जाएगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा पानी बचाना है। प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को भी पानी बचाना है, उनके अंदर भी ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, पानी बाहर जा रहा है, उसको बचाने के लिए इनके पास ये वैक्सी लेयर होती है जो इनको पानी बाहर फेंकने से बचाती है, ठीक है। तो वैक्स कहाँ पाया जाता है? एक प्रोटेक्टिव कोट की फॉर्म में पाया जाता है इन सब के अंदर, ठीक है। दे आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर, अभी हमने बात कर ली, ये वाटर रिपेलेंट होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, पता है आपको, वैक्स को जरा सा भी गर्म करो मेल्ट हो जाता है। तो वैक्स जो है वो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनकी मेल्टिंग हो जाती है, सही है। जैसे कि मोमबत्ती को आप जरा सा भी टेम्परेचर देना शुरू करेंगे वो बहना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? वैक्स मेल्ट होने लग जाता है फौरन से, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाता है। आगे लिखा है दे आर नॉन रिएक्टिव, ये ज्यादा किसी से रिएक्शंस नहीं करते, केमिकल रिएक्शन ज्यादा नहीं करते, ये इनकी नेचर होती है नॉन रिएक्टिव, ठुस होते हैं, जहाँ पड़े कोई जरूरत नहीं है किसी से रिएक्शन करने की, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई बराबर में मौजूद है, कोई मसले की बात नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, सही है। तो ये होते हैं नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन नहीं करते केमिकली। एग्जाम्पल यहाँ दी है बीज वैक्स की, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हनी बी का जो वैक्स होता है उसको क्या कहते हैं? हनी कहते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको, वो वैक्स है, ठीक है। तो बीज वैक्स क्या है, किसकी टाइप है? वैक्सेस की टाइप है। अभी जरा यहाँ तक रखते हैं, दो हमने जिसे कहते हैं कि क्लासेस जो है वो पढ़ ली हैं, दो क्लासेस हमने आज पढ़ ली हैं लिपिड्स की, अगली दो क्लासेस रह गई हैं जो कल की क्लास में जो है वो स्टार्ट करके इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ जाएंगे जो हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल है। अच्छा, आज की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है?
कोई ऐसी बात जो किसी को समझ में ना आई हो? ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया है। तो हम कल की क्लास है फिर इंशाल्लाह ताला जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।